गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। बेटा हम अपना चैप्टर कर रहे थे जनसंख्या वितरण घनत्व। यस, इसके हमने जो है चैप्टर में कुछ रीड कर लिया था, जिसमें हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कर लिए थे। इनको रिपीट बैक करते हुए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या बताए थे आपको? जल की उपलब्धता, भूमि की आकृति अर्थात भूमि समतल है, पर्वतीय, पठारी है। जलवायु, वहाँ जलवायु जिस स्थान पर लोग निवास करते हैं वहाँ कैसी जलवायु है। यदि गर्म है, बहुत अधिक ठंडी है तो लोग वहाँ कम निवास करेंगे, लेकिन यदि जलवायु सम है तो अधिक मात्रा में वहाँ लोग निवास करेंगे। तो ये हमने कर दिया था। इसके अलावा मृदा, वहाँ किस प्रकार की मृदा है। मृदा पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ जहाँ पर जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है, अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, वहाँ पर अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करेगी। इसके अलावा हमने पढ़े आर्थिक कारक में हमने खनिज और नगरीकरण पढ़ा, औद्योगिकरण पढ़ा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी हमारे हो गए थे। हम पहुंच गए थे जनसंख्या वृद्धि पर कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या में परिवर्तन का अभिप्राय है किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन आना। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इट मीन्स जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है और जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। जनसंख्या में वृद्धि का होना धनात्मक परिवर्तन कहलाता है और जनसंख्या में कमी का होना ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है कि वहाँ पर जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में और कौन सी जनसंख्या में। जनसंख्या वृद्धि भी जो है आपको नीचे अनेक प्रकार की बताई जाएगी, प्राकृतिक, वास्तविक, ठीक है। तो धनात्मक, ऋणात्मक, तो किस प्रकार की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यस बेटा, अब चलिए नीचे देखिए, हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप्स जनसंख्या की वृद्धि के। जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतराल, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच जो 10 साल का समय अंतराल है, उस समय अंतराल के दौरान किसी भी क्षेत्र को ले लें, उसमें जो वृद्धि हुई उसकी जनसंख्या में, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाएं, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक संख्या का पता चलेगा कि 10 सालों में जनसंख्या में जो है वो 18.15 करोड़ वृद्धि हुई। तो इसी कहेंगे जनसंख्या की वृद्धि। अब है जनसंख्या की वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि को तो सामान्यतः जो है काउंट करके उनके अंतराल को निकाल दिया जाता है, लेकिन वृद्धि की दर को जो है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली संख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पर बेटा बात ये आपको बताई है कि वहाँ पर कुल जन्मे बच्चे तथा कुल मृत्यु को प्राप्त वृद्ध, इनकी संख्या को घटा दिया जाता है। उसके पश्चात जो वृद्धि होती है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इट मीन्स वो वहाँ की प्राकृतिक वृद्धि दर है, प्राकृतिक रूप से वहाँ सभी कार्य घटित हुए हैं। नेक्स्ट है वास्तविक वृद्धि दर।
वास्तविक वृद्धि दर क्या कहते हैं बेटा, इसमें जो है हमारे प्रवासी भी शामिल होते हैं। प्रवास अप्रवास, बाहर से आने वाले लोग, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं वो सब, तो उसे कहते हैं वास्तविक वृद्धि दर। यह वृद्धि दर तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास या उत्प्रवास प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, इसको हम कहते हैं कि वास्तविक वृद्धि दर। इट मीन्स जब वास्तविक वृद्धि होती है जन्म और मृत्यु के अंतर को, जन्म को जोड़कर मृत्यु को माइनस कर दिया जाता है, प्लस में अप्रवास अर्थात आने वाले लोग, और माइनस में उत्प्रवास इट मीन्स जाने वाले लोग। इन लोगों को घटाकर और जोड़कर जो वास्तविक वृद्धि, जो वृद्धि दर निकलती है उसे वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। बेटा एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे गांव की जो जनसंख्या है, इट में भी सपोज कीजिए कि वो 150 है, 150 जनसंख्या है, लेकिन रियल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, एक साल में वो जो है सपोज कीजिए कि 20 हुई है, तो 170 हो गया। लेकिन ये क्या है, ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। कैसी वृद्धि दर है, प्राकृतिक वृद्धि दर 170। इट में भी दो जो वृद्ध हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो 160 बचती है। इसके अलावा हम जो अपनी ये वृद्धि दर पढ़ रहे हैं, वास्तविक वृद्धि दर, इसका अर्थ है कि कोई कुछ लोग जो काम की तलाश में गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उनको माइनस कर दिया जाए, इट मीन्स उसे उत्प्रवास कहेंगे। और दूसरे वो लोग जो काम की तलाश में हमारे गांव में आए हैं, उनको प्लस कर दिया जाएगा, तो ये वास्तविक वृद्धि दर कहलाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक मतलब रियल में वृद्धि होना। जब वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि होती है, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तो ये क्या कहलाती है, धनात्मक वृद्धि दर। नेक्स्ट है ऋणात्मक। ऋणात्मक का अर्थ होता है कमी होना। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यह तब होती है जब जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, अर्थात लोग अन्य देशों को प्रवास कर जाएं। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या के परिवर्तन के घटक हैं। इट मीन्स जन्म पर निर्भर करती है जनसंख्या, मृत्यु पर और वहाँ के लोगों के प्रवास कर जाने पर। अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, ऊपर जो हमने पढ़ा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब हमारा आता है अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, सीबीआर किसे कहते हैं। इनको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। आपको फॉर्मूला दिया गया है, अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे डिवाइडेड बाय किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको हम अशोधित क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। नेक्स्ट, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। मृत्यु की दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनसंख्या के परिवर्तन में। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। जब जनसंख्या वृद्धि कब होती है, इट मीन्स यदि ये जरूरी नहीं कि बहुत अधिक जनसंख्या जो है वो बढ़े तभी जनसंख्या वृद्धि हो, अपितु जनसंख्या में मृत्यु दर यदि कम हो जाती है तो भी जनसंख्या बढ़ती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल तरीका है। तो पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का सरल तरीका कौन सा है, तो अशोधित मृत्यु दर बताएंगे। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसमें पूछा जाए कि अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, तो हम ये राइट कर सकते हैं
कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या होती है उसको हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इसका एक फार्मूला आपको दिया गया है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइडेड बाय उस वर्ष की मध्य में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखिए क्रियाकलाप है, समाचारों को देखिए और उन कारणों को सोचिए जिनसे कुछ देश प्रवासियों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य स्थान हो जाते हैं, अर्थात वहां पर अधिक मात्रा में जो प्रवासी हैं, जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो जाते हैं। उसका कारण बताना है। नगरों की ओर प्रवास पारंपरिक रूप से आयु लिंग आधारित होता है। जो लोग युवा होते हैं वही, तथा जो पुरुष होते हैं मोस्ट ऑफ वही जो है वो काम की तलाश में शहरों की तरफ चले जाते हैं, अर्थात कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। कार्यशील आयु समूह के लोग, अर्थात हम कह सकते हैं कि 18 से 20 और 20 से 25 वर्ष तक की आयु के लोग जो है वो नगरों की ओर प्रवास करते हैं काम की तलाश में। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि क्यों मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे ही हैं? इसका कारण आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाल श्रम होता है। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांगीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। मृत्यु दर। यस, नेक्स्ट प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं बेटा? जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है, और वो है प्रवास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, अर्थात वो लोग जाते हैं जिस स्थान से, उसे उद्गम स्थान कहा जाता है, तथा जिस स्थान पर वो पहुँचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं अपने शॉर्ट। उद्गम स्थान किसे कहते हैं और गंतव्य स्थान किसे कहते हैं? उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, और जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। जब लोग आएंगे तो वृद्धि होगी। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। किसको बेटा? प्रवास को। प्रवास एक ऐसा जो है साधन है जिसके माध्यम से लोग अपनी जो है आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है, गांव से गांव, गांव से नगर तथा नगर से नगर की ओर भी हो सकता है, नगर से गांव की ओर भी हो सकता है। तो ये थे प्रवास के प्रकार। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? एक ही व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखिए इनकी दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। अप्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी नए स्थान पर आएगा तो वो अप्रवासी कहलाएगा। उत्प्रवासी, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं या अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। यस बेटा, यहाँ पर जो है किन कारणों से प्रवास करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं शिक्षा की तलाश में, अच्छी उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में, और क्या हो सकता है बेटा? नौकरी व्यवसाय की तलाश में। यस, तो ये प्रमुख कारण है जिस कारण से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं कि उनका जीवन जो है वो अच्छा बना रहे, उच्च कोटि का बना रहे। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आपको दी गई हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक
वे कारक होते हैं जिनके कारण मनुष्य मजबूर होकर किसी स्थान विशेष को छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव होते हैं, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं आती रहती है, महामारी आती है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। इस कारण मनुष्य जो है वो उस उद्गम स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये सब कारक क्या होते हैं? प्रतिकर्ष कारक, जिनके कारण कोई व्यक्ति अपने निजी स्थान को छोड़कर चला गया। अब है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे शहरों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं होना, स्वास्थ्य की सुविधाएं होना। तो ये सब चीज़ें जो हैं गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए इन्हें अपकर्ष कारक कहा गया है। अपकर्ष कारक काम की बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन में संपत्ति सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बना देते हैं। नेक्स्ट है अपना जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जो हम कल करेंगे। आज यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे। अपने जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए वो अपनी नोटबुक में राइट करें व उनको लर्न भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।